आपकी इंग्लिश की एक क्लास ले चुके हैं, अब आपकी सेकेंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको एक इंग्लिश का इंट्रोडक्शन बताया था कि उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उसका सिलेबस बताया था कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। इसमें मैंने बताया था कि जो इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 9 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर हमारा रह गया था इंट्रोडक्शन के लिए, जो कि था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का इंट्रोडक्शन बस ये कि बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह होता है, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इनसे एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं, तो ये जब कराएंगे तो हम आपको बता देंगे। आज हम जो आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है 10th चैप्टर। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो चैप्टर्स रह गए थे वो इनके नाम ये रहे, आप इनको देख सकते हो, नोट कर सकते हो। 10th चैप्टर है, उसके बाद है सेंटेंस, फिर है कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, डिटरमाइनर, पैरेललिज्म, मॉडल्स, इन्फिनेटिव, जीरंड, इन्वर्जन, प्रोवर्ब, कॉजेटिव वर्ब एंड लीगल टर्म्स। जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं नरेशन से फिक्स 2 क्वेश्चन है प्री में, बिल्कुल कंफर्म है कि आते ही आते हैं। वैसे ही वॉइस से हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो गया, 2 क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्स्टेंटली आते ही आते हैं इनमें। जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है टेंस। आज हम आपका 10th चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने लेटर से शुरुआत करी थी। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हमने बोला था कि वो वर्ड्स होते हैं, वो भी किस में होना चाहिए, मीनिंगफुल ऑर्डर में होना चाहिए। वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, वो भी किस में होने चाहिए, मीनिंगफुल ऑर्डर में। अब सेंटेंसेस के 5 पार्ट्स होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ वन इम्परेटिव सेंटेंस, एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव। सेंटेंसेस के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फोर्थ इम्परेटिव सेंटेंस, लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो 3 टेंसेस है लास्ट के, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस से। एंड असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कौन से होते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिनका मूड पॉजिटिव होता है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो नेगेटिव मूड के होते हैं, नकारात्मक वाक्य। जब हम इन सेंटेंसेस को टाइम पीरियड के आधार पर पढ़ते हैं, जब सेंटेंसेस को टाइम पीरियड के आधार पर पढ़ा जाता है तो हम उन्हें टेंस बोलने लगते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा कि काल के हिसाब से, कि अगर वो आज की बात है तो वो हो गया प्रेजेंट, और अगर वो पिछले बीते हुए दिनों की बात है तो हो गया पास्ट, और वो आने वाले दिनों की बात है, ऐसा टाइम जो कि आने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो सेंटेंसेस को हमने जब टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ा कि ये टेंस जो है पहले वाले टाइम का है या फिर अब के टाइम का है या फिर फ्यूचर के टाइम का है, तो मेरे क्या बोलने लगे, टेंस बोलने लगे। जो टेंस बने हैं वो किससे बने हैं, सेंटेंस से ही बने हैं। जब सेंटेंसेस को हम टाइम पीरियड के आधार पर पढ़ते हैं तो हम उनको क्या कहने लगते हैं, टेंस बोलने लगते हैं। अब टेंस में भी हम या तो असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अब इंटरोगेटिव के भी 2 टाइप्स हैं, यस या नो टाइप वाले, एंड नेक्स्ट वन इज WH वर्ड। इंटरोगेटिव के 2 टाइप्स हैं जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं, सिंपली यस या नो टाइप। एंड जो सेकेंड वन होते हैं वो WH वर्ड होते हैं, उनमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। WH वर्ड मोस्टली 11 होते हैं, जैसे क्या, कौन, कहाँ, किसने, ये वाले। जब WH वर्ड बीच में आए, क्वेश्चन पूछा जाए हमसे, तो वो क्या हो गए, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन वो 2 तरीके से पूछ सकता है, हम या तो उसका जो आंसर है हम यस या नो में दे सकते हैं, या फिर उसका आंसर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। जैसे मैंने बोला क्या हमने खाना खाया, अगर खाया होगा तो हम हाँ करेंगे, नहीं खाया होगा तो ना करेंगे, तो वो कौन सा हो गया,
यस या नो टाइप जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं, एंड जिसका हम डिस्क्रिप्शन में आंसर देते हैं कि तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं करा। अब उसमें हम जो आंसर है वो यस या नो में नहीं देते हैं, उसका हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। अब क्यों वर्ड जो है वो क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड है तो वो कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव का कौन सा पार्ट हो गया, WH वर्ड का पार्ट हो गया। वैसे ही असर्टिव के 2 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जब भी हम टेंसेस को पढ़ते हैं तो उसके 4 टाइप्स से पढ़ते हैं। हम उसके कितने टाइप्स पढ़ते हैं, 4 टाइप्स पढ़ते हैं टेंस के। एक अफर्मेटिव सेंटेंस उसका बनाकर, एक नेगेटिव सेंटेंस बनाकर, एक इंटरोगेटिव का यस या नो टाइप और एक इंटरोगेटिव का WH वर्ड टाइप पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं टेंस की तरफ। अब आपको ये तो पता चलेगा कि टेंस कहाँ से आया है। टेंस आया है कहाँ से, सेंटेंस से। जब हम सेंटेंसेस को टाइम पीरियड के आधार पर पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, टेंस कहलाते हैं। अब हम टेंस को कितने रूप में पढ़ते हैं, वो है 4। फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड हो गया नेगेटिव एंड थर्ड वन इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी यस या नो टाइप और WH वर्ड। अब हम आते हैं सीधे टेंस पर। टेंस को हम बोलते हैं काल, यानी कि जब हम सेंटेंसेस को टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा 3 टाइप से हो सकता है। एक जो वर्तमान काल जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, वर्तमान। जैसे मैं खाना खाता हूँ यानी कि अभी भी खाता है, डेली खाता है, यानी कि तो क्या हो गया, वर्तमान। मैं वहां जा रहा हूँ यानी कि अभी भी जा रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इससे पहले का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा पास्ट, कि मैं स्कूल जाया करता था या फिर कुछ भी जो पास्ट की बात हो वो चले जाएगा पास्ट में, जो बीते हुए चीज की बात हो। और नेक्स्ट वन आ जाएगा फ्यूचर, जो कि आने वाला हो, उसको बोलेंगे हम हिंदी में भविष्य काल। ये हो गया वर्तमान काल, ये हो गया भविष्य काल, ये हो गया भूतकाल, जो चीजें निकल चुकी हैं। तो हमने टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट प्रेजेंट जो कि अभी चल रहा है, सेकेंड वन इज पास्ट जो कि निकल चुका है, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। अब हम इन चीज़ों को भी, कि प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके भी, कि प्रेजेंट का वो इंडेफिनिट है या प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट का परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का ही कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट का ही परफेक्ट टेंस होगा एंड प्रेजेंट का ही परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। वैसे ही पास्ट का भी इंडेफिनिट होगा, पास्ट का भी कंटिन्यूअस होगा, पास्ट का भी परफेक्ट होगा और पास्ट का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट के कितने हो गए, 4 टेंस हो गए। प्रेजेंट के भी कितने हो गए, 4 टेंस हो गए। एंड वैसे ही फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर का भी कंटिन्यूअस होगा एंड वैसे ही इसके भी कितने हो गए, 4 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 12 टाइप सेंटेंसेज होगा। अब ये 12 की 12 का हमें स्ट्रक्चर सीखना है, प्लस वो चीज़ सीखना है कि जिस टाइप से पेपर में आते हैं। स्ट्रक्चर में तो हम जैसे हिंदी से अभी तक हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा है। अब क्या होता है हमारे पेपर्स में कि उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश आता है, हिंदी का कोई रिलेट नहीं होता। तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे पहचाने टेंस को कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो हमें वो पहचानने पड़ते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। प्लस थोड़ा सा हमें उसकी हिंदी भी बनानी आनी चाहिए कि वो किस चीज़ का सेंस दे रहा है, वो पास्ट का सेंस दे रहा है या फिर प्रेजेंट का दे रहा है या फिर फ्यूचर का दे रहा है। अब ये देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। सबसे पहले हम उठाएंगे कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जब कोई भी टेंस बोला जाए और वो ऐसे लग रहा हो कि वो बिल्कुल लगातार चल रहा है, तो हम उसको किस में रखेंगे, कंटिन्यूअस में रखेंगे। अब वो पास्ट का भी कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट का भी कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर का भी कंटिन्यूअस हो सकता है। अब हम बोल के देखते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ यानी कि जब तक हम उसको देख रहे हैं, जब तक वो खा ही रहा है, तो हमारे सामने क्या हो रही है, उसकी कंटिन्यूटी हो रही है, लगातार चल रहा है। अब खा रहा है, अभी खा रहा है, यानी कि तो वो हो गया प्रेजेंट का। तो किसका कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या आया है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीजें आती हैं। क्योंकि जो रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये हमें दिखाते हैं कंटिन्यूटी किसी भी चीज की।
एंड अगर मैं इसी में बोल दूँ रहा था कि मैं खाना खा रहा था, यानी कि जब हमने उसने देखा होगा यानी कि पास्ट में देखा होगा, तो था वर्ड आया है वो दिखाता है पास्ट की कंटिन्यूटी। रहा था, रही थी, रहे थे। अब रहा वाला जो वर्ड है ये तो पता चल गया कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अगर इसके पीछे है, हूँ, हो ये वाली है तो वो दिखा रहा है हमें प्रेजेंट की कंटिन्यूटी। और अगर इसके पीछे ऐसी वाली चीज़ है कि था, जब हमने पहले देखा था उसे, तो वो पास्ट की कंटिन्यूटी हो गई। अब फ्यूचर की कंटिन्यूटी कैसे चलेगी? फ्यूचर में हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। अभी फ्यूचर हमारा आया तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अब जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि आपका भाई कहाँ है, तो मैंने बोला कि वो स्कूल में नहीं। मेरे से किसी ने पूछा कि आपका भाई क्या कर रहा है, मैंने बोला वो पढ़ाई कर रहा होगा। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा, लेकिन मैंने बोला कि वो पढ़ाई कर रहा होगा, तो मैंने प्रेडिक्ट करके उसकी क्या बताई, कंटिन्यूटी बताई। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एटसेट्रा। तो कंटिन्यूस में आपको क्या समझ आया? कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया कि जब चीजें क्या चलती हैं, कंटिन्यूस चलती रहती है, लगातार चलती रहती हैं। जब तक हम उसको देख रहे हैं, जब तक हमें ऐसा लग रहा है वो खाना खा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो स्कूल जा रहा है, ऐसी चीज़ें जो हमें लगातार का सेंस दे रही हैं, तो वो आते हैं कंटिन्यूस में। अगर वो लगातार का सेंस प्रेजेंट का दे रही हैं कि आप अभी देख रहे हो, अभी भी वो खा रही है, अभी भी वो पढ़ रही है, जो कुछ भी कर रही है, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट की कंटिन्यूटी हो गई। और अगर आपको लग रहा था कि वो पास्ट में कंटिन्यूस चल रही थी, तो हो जाएगी पास्ट की कंटिन्यूटी। और अगर आपको लग रहा है कि वो बात फ्यूचर की कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में वो ऐसा कर रहा होगा, तो आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं परफेक्ट पे। अब ये परफेक्ट क्या चीज दिखाती है? कंटिन्यूस में मैंने बताया था ये कोई चीज लगातार होने की चीज दिखाती है। परफेक्ट जो होता है वो किसी का पूर्ण रूप होता है, कि जब चीजें कंप्लीट हो चुकी हों, पूर्ण रूप दिखाता है। अगर वो कंप्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप जो होता है, यानी कि कंप्लीट जो स्टेट होते हैं किसी भी चीज के, उसे दिखाता है हमारा परफेक्ट टेंस। अगर हमने कोई काम किया और वो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, वो परफेक्ट में है। अगर वो कंप्लीट अभी हुआ है, यानी कि रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे वे अपना होमवर्क कर चुके हैं, अब उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है कंप्लीट, तो वो कंप्लीट हो चुका है और अभी भी उन्होंने किया है। मैंने कहा कर चुके हैं, है यानी कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये आ जाए तो वो किसका परफेक्ट होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। मैंने आपका कंटिन्यूस कंप्लीट किया कि जब वो कंटिन्यूटी दिखाए किसी भी चीज़ की, तो वो होता है कंटिन्यूस टेंस। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस बताया, पास्ट कंटिन्यूस बताया, फ्यूचर कंटिन्यूस बताया। उसके बाद हम चलते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट में मैंने बताया आपको कि जो ऐसा सेंस दे कि वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, पूर्ण रूप जो किसी भी चीज़ का दिखाए, तो वो होती है परफेक्ट। अगर वो पूर्ण रूप प्रेजेंट का दिखा रहा है, प्रेजेंट का पूर्ण रूप दिखा रहा है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वो पास्ट का पूर्ण रूप दिखा रहा है, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और अगर फ्यूचर का पूर्ण रूप दिखा रहा है, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। कैसे? अब प्रेजेंट का परफेक्ट कैसे होगा कि जैसे उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो उसने वो अपना काम क्या है, कंप्लीट कर चुका है। तो अब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ना तो कंटिन्यूस चल रही है, लगातार नहीं चल रही है, और कंप्लीट है वो चीज़, उसने जो भी काम उसे करना था वो कर लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा काम हो गया। तो कौन सा परफेक्ट हो जाएगा, वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। अब इसकी पहचान क्या है कि वह कर चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये वाली चीज़ें आती हैं। चुका है, चुकी हैं। तो हमने आपका परफेक्ट स्टार्ट किया था, उसमें बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट वो होगा जो चीज़ प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है। तो अगर प्रेजेंट में वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी जो पहचान होती है, आइडेंटिटी, वो होता है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। यानी कि जब काम कंप्लीट प्रेजेंट में हुआ हो, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन काम कंप्लीट पहले ही हो चुका हो, पास्ट में ही, तो वो होगा पास्ट का परफेक्ट। उसकी पहचान हो जाएगी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि हैं, हूँ की जगह बस क्या हो जाएगा, था, थी, थे।
समटाइम्स क्या होता है कि ये पहचान, इसकी आइडेंटिटी ना आकर जो सेंस निकलता है वो या है, ये है का भी निकलता है। जैसे उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब लिया में जो आया है या आया है पीछे, ये क्या दिखा रहा है, काम को कंप्लीट दिखा रहा है, काम कंप्लीट दिखा रहा है, या है आया है, तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। और पास्ट का परफेक्ट क्या होगा कि उसने काम कर लिया था, तो या था आ गया, तो वो हो गया पास्ट का परफेक्ट। अब फ्यूचर का परफेक्ट कैसे होगा कि वो फ्यूचर में इस टाइम तक ये काम कंप्लीट कर चुका होगा। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में ये आ जाएगा कि मेरे को पढ़ते हुए, यानी कि हम कहीं पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या फिर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा कि मेरे को यहाँ पर पढ़ते हुए 2 महीने बाद 3 साल हो जाएंगी, यानी कि बाद में होंगी ना वो कंप्लीट, यानी कि जब वो कंप्लीट किसी चीज़ का दिखा रहा है कि यानी कि इस लास्ट मंथ मेरे को 1 साल हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन लास्ट मंथ में होगी, तो वो भी चीज़ क्या दिखा रहा है, कंप्लीट होने की चीज़ दिखा रहा है। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो है चुका होगा, यानी कि मेरे को जो 1 साल कंप्लीट हो चुकी होगी, ऐसे बताएगा वो, तो चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि क्या वो अपना टेस्ट क्लियर कर चुके होंगे या फिर उनका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो मैं बोलूँगी यस, उनका काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो फ्यूचर में होगा ना कंप्लीट, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ हो चुका होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूस मैंने कंप्लीट किया कि जो चीज़ लगातार हमें दिख रहा है तो वो हो जाएगा कंटिन्यूस टेंस, और जो चीज़ कंप्लीटली अपने जो रूप है वो उसको कंप्लीट दिखा रहा है वो हो जाएगा परफेक्ट। अब चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 वर्ड आए हुए हैं, एक है परफेक्ट एंड सेकंड वन इज कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया और कंटिन्यूअस का मतलब भी मैंने आपको बताया। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट, कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो लगातार चल रहा है। अब ऐसे कैसे होगा कि कंप्लीट भी हो चुका है और लगातार भी चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि वो 10 सालों से यहाँ रह रही है, अब उसको यानी कि 10 सालों से रह रही है, मैंने ऐसे बोला 10 साल से रह रही है, यानी कि उसको जो टाइम पीरियड है उसका ये 10 जो ईयर्स है वो उसको कंप्लीट हो चुके हैं, तभी तो मैंने बोला कि वो 10 साल से रह रही है। मान के चलो 9 साल तो उसके कंप्लीट हो चुकी होंगी, 10 में चल रही होगी, यानी कि उसके ये साल जो है कंप्लीट हो चुकी होगी, और जो ये वाली है वो क्या हो गई है, चल रही है, यानी कि 10 साल तो उसके कंप्लीटेड है और अभी भी आगे उसी में रह रही है। जब कोई चीज पीछे से खिंचकर अभी तक चल रही हो तो वो क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाती है, परफेक्ट कंटिन्यूटी दिखाती है, यानी कि काम थोड़ा सा कंप्लीट भी हुआ और उसके आगे भी लगातार चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल लीजिए कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि उसे जो 2 आवर्स है वो तो कंप्लीट हो गए होंगे ना, तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ 2 घंटे से पढ़ रहा है, और अभी भी क्या है, पढ़ रहा है, पता नहीं वो कितने घंटे पढ़ेगा, 3, 4, 5 जो भी है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, परफेक्ट की कंटिन्यूटी हो गई। जब काम कंप्लीट होने पर भी और आगे चलता जाए उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें आता तो यही है, रहा रही है, क्यों आता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ा हुआ है, और कंटिन्यूअस वर्ड मैंने बताया था कि रहा जो वर्ड होता है वो कंटिन्यूटी दिखाता है। अब ये कैसे पहचाने कि वो परफेक्ट है या नहीं, परफेक्ट के लिए वो एक टाइम पीरियड देता है, यानी कि जब कंटिन्यूटी के साथ वो टाइम पीरियड दिखाए, वो भी किसी चीज़ के कंप्लीट होने का, जैसे 10 साल से, 2 घंटे से, 3 आवर से, सुबह से, शाम से, ये सब चीज़ क्या है, परफेक्टली चीज़ें हैं, और जो उनको खींच रही है पीछे वो क्या हो गई, कंटिन्यूटी हो गई, रहा है रही है ये वाली चीज़, यानी कि जब परफेक्ट किसी कंप्लीट चीज़ के साथ कंटिन्यूटी आए तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो परफेक्ट चीज़ दिखा रहा है वो हमारा टाइम दिखा रहा है, और जो कंटिन्यूटी दिखा रहा है वो रहा है रही है ये वाली चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। अब इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है कि यदि टाइम के साथ रहा है रहे ये वाले वर्ड्स आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूटी हो जाएगा। एक होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पीसी लिख देते हैं। एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड नेक्स्ट वन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
होगा कि उसमें टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इसमें भी होगा कि 2 साल से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, इन तीनों में ही टाइम पीरियड होगा, इसमें भी टाइम पीरियड होगा। अब डिफरेंस क्या चीज करेगी, जो इनकी कंटिन्यूटी वाली चीज है ना, इसमें तो आएगा रहा, रही है, रहे हैं, इसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, अगर पास्ट है तो पास्ट की कंटिन्यूटी आएगी, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की कंटिन्यूटी आएगी, और फ्यूचर है तो फ्यूचर की कंटिन्यूटी आएगी। और फ्यूचर की कंटिन्यूटी में मैंने बताया था रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो यहाँ तक आपको ये तीनों चीज समझ में आएंगी। कंटिन्यूअस क्या होता है, जो चीज लगातार दिखाती है। परफेक्ट क्या होता है कि जो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। एंड जो थर्ड वन है वो परफेक्ट भी दिखाता है और कंटिन्यूअस भी दिखाता है। जो परफेक्ट चीज है वो दिखाती है टाइम पीरियड कि इतना टाइम इसको कंप्लीट हो चुका और इससे आगे भी वो चल रहा है। तो दोनों चीजों को मिक्सअप जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलते हैं इंडेफिनिट क्या होता है। अब बताइए इंडेफिनिट। इस वर्ड में एक वर्ड है ये डेफिनेट, एक है इनडेफिनेट। का मतलब हो गया निश्चित, जो चीज निश्चित हो। लेकिन इनडेफिनेट बन गया तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। यानी कि मैंने कहा वह स्कूल जाता है, अब इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने बोल दिया कि वो रोज स्कूल जाता है, ये बोल दिया, लेकिन हमें इसका कोई टाइम पता है कब जा रहा है, कब आ रहा है। लेकिन ये क्या चीज दिखाएगा, हमें रेगुलरिटी दिखाएगा। जिस भी सेंटेंस में रेगुलर काम होने का वो दिखाता है तो वो कौन से होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं। रेगुलर भी हो सकता है, ये इरेगुलर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये रूटीन दिखाता है हमें, जो काम करने की हमारा जो रूटीन है, हम किस तरीके से काम करें, जो हमारे दिनचर्या है वो चीज हमें दिखाता है। वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। इंडेफिनिट में बस ये है कि थोड़ी सी चीजें अनिश्चित होती है। आप ये समझ लें कोई भी टेंस आ जाए, जो वो इन तीनों में से नहीं है वो कैसा हो गया, इंडेफिनिट हो गया। इनकी अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसकी पहचान हो जाएगी ता है, ती है, ते हैं। जैसे वो एक काम करता है, वो कहीं जाता है, ये वाली चीजें ता हैं, ती हैं, ते हैं। वैसे ही पास्ट का इंडेफिनिट क्या होगा कि वो ऐसे किया करता था, वह स्कूल जाया करता था, वह नहाया करता था, तो ये वाली चीजें। तो इसमें आ जाएगा ता था, ती थी, ते थे। यानी कि है हूँ का जो पास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा था, थी, थे। वैसे रहा है में है आया प्रेजेंट में तो, और पास्ट में आया था। वैसे इसमें है आया, यहाँ पे आया था। फ्यूचर में क्या होगा, वह स्कूल जाएगा, वह पानी पिएगा, वह पढ़ाई करेगा। तो गागी गे जिसमें सिंपली आ जाए गागी गे, वो क्या दिखाते हैं हमें, फ्यूचर दिखाते हैं। गा गी गे वाले क्या दिखाते हैं, हमें फ्यूचर दिखाते हैं। जैसे आपने कंटिन्यूअस में देखा होगा कि जब हम कंटिन्यूअस के लिए तो हमने लिखा था रहा, लेकिन फ्यूचर के लिए लिखा था होगा, क्योंकि गा वर्ड जो होता है वो हमारा फ्यूचर दिखाता है कि अभी नहीं हुआ है, ना ही अब वो चल रहा है, बल्कि वो फ्यूचर में होगा। तो वो क्या दिखाता है, हमें फ्यूचर दिखाता है। तो फ्यूचर में आते हैं हमारे गागी गे, पास्ट में आता है ता था, ती थी, ते थे, और प्रेजेंट में आता है ता है, ती हैं, ते हैं। अब हम इसकी सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं, टेंसेस की। इनको हम पढ़ेंगे कैसे, पहले उठाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उठाएंगे पास्ट का इंडेफिनिट, फिर उठाएंगे फ्यूचर का इंडेफिनिट। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फिर फ्यूचर का परफेक्ट। इनका स्ट्रक्चर देखते जाएंगे कैसे ये होता है और पेपर में कैसे आता है, ये वाली चीजें हम इसके साथ साथ देखते जाएंगे। अब
प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह बताऊंगी कैसे होता है, और जो अभी समझाने के लिए मैं एग्जांपल लूंगी, कुछ हिंदी में लूंगी और उनका ट्रांसलेट आपको इंग्लिश से बताऊंगी। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ कैसे कैसे आते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल ऐसे लूंगी जो कि पेपर में आए होने हैं कि आप उनको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम चलते हैं। तो मैंने अभी बताया था इंडेफिनिट का मतलब कि जो चीज़ अनिश्चित है तो वो क्या होती है, यानी कि ऐसा कि हमें फिक्स टाइम नहीं पता उसका, लेकिन हम उसको या तो रेगुलर कर रहे हैं या फिर इरेगुलर तरीके से उस काम को कर रहे हैं। ये समझ लो कि जो कंटिन्यूस ना हो, परफेक्ट ना हो, परफेक्ट कंटिन्यूस ना हो, वो किस में आ जाएगा, इंडेफिनिट में आ जाएगा। अगर वो ऐसा लग रहा है फिलहाल का है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर वो ऐसा लग रहा है बीते हुए का है तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और वो आने वाला है तो वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसकी पहचान हमने हिंदी में देख चुके हैं, क्या आता है इसमें, ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं। ये वाली चीजें आती है इसकी स्ट्रक्चर में कि हिंदी में जो ये आते हैं। अब हमें हिंदी में तो पता चलेगा कि ये वाली चीजें आती है। अब इसकी इंग्लिश की पहचान क्या होता है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, किस में बनेगा। तो सबसे पहले हम हिंदी में बात कर लेते हैं पूरी चीजें, उसके बाद हम इंग्लिश की स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश में से ही आते हैं, इंग्लिश के बेस पर आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसकी। जब मैंने टेंस वो सेंटेंस डिफाइन किया था तो उसमें बताया था कि जो हम टेंस पढ़ते हैं वो एक अफर्मेटिव रूप में पढ़ते हैं, एक नेगेटिव में पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव में हम यस नो टाइप वाला पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं WH वर्ड वाला। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव क्या होते हैं। तो अगर हम टेंस कोई भी टेंस बनाते हैं, आपने अभी तक बनाए होंगे 10th 12th क्लास तक, तो आपने देखा होगा फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो वैसा ही स्ट्रक्चर इनका चलेगा। और सेंटेंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके बाद भी कुछ बच जाए तो हम उनको लास्ट में लगाते हैं, कभी कभी हम बीच में भी लगाते हैं। तो वो सेंटेंस जब आएंगे तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे वर्ब, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का मैं आपको बता रही हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, या तो एस जोड़ेंगे या फिर क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हम वर्ब में कुछ नहीं जोड़ेंगे, केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ना एस या ईएस ये वाले नहीं आएंगे, और केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वर्ब चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। अब वो हमें लर्न क्यों करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि वो टेंस चैप्टर में काम आएंगे। और टेंस चैप्टर हमें बताता है कि हमें कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है। अब वो हमें गलत फॉर्म लगा के दे देता है, तो हमें वर्ब की फॉर्म सही करनी होती है। वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें ऐसे ही एस लगाना है, वो प्लूरल के साथ भी हमें लगा के दे देगा, बल्कि प्लूरल के साथ हमें नहीं लगाना होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये ऐसे हमें करने होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। कब एस लगाएंगे, कब ईएस लगाएंगे, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। बाकी आपको याद क्या रखना है कि प्लूरल के साथ हमें कुछ नहीं लगाना होता है, केवल क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो आपको मिस्टेक क्या देगा कि मैंने अभी बताया था आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम या तो एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते। कब एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंपली जिनको अभी हम जान सकते हैं कि सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं, वो ये वाले हैं कि जो ही हो गया, शी, इट, दिस, दैट, एंड किसी का भी नहीं, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एंड जो प्लूरल हो गए, इनके साथ जो वर्ब होती है वो भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। एंड जो प्लूरल हो गए वो हो गया सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, दीज, दोस, ये सब हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे किसी का भी जो नाम होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब हमें ये जो सब्जेक्ट है हमारी, ये इनसे तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। इनके अकॉर्डिंग तो हम कर लेंगे। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें नाउन चैप्टर में पता चलेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैंने किसी भी सब्जेक्ट का ना, अभी हमने देखा कि अगर जैसे बॉय है,
ये क्या है, सिंगुलर है, लेकिन मैं कर देती हूँ इसको बॉयज। इसमें हमने लगा दिया एस, तो ये क्या बन गया, प्लूरल। एक बात याद रखना कि जो स्टार्टिंग की ये वर्ड होती है, नाउन जो होती है ना, अगर हम नाउन में एस लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट में एस लगाते हैं, एस लगाने पर वो प्लूरल बन जाता है। एस लगाने पर वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन जो वर्ब होती हैं वो एस लगाने पर सिंगुलर बनती है। जैसे एस या ई एस जो भी हमें लगाना होता है, जैसे मैंने लिखा गो जो है यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल है, लेकिन जो गोज है वो क्या है, सिंगुलर है। गो हो गया प्लूरल और गोज हो गया सिंगुलर, यानी कि वर्ब में एस या ई एस जोड़ने से वो सिंगुलर बनती है, लेकिन नाउन में एस या ई एस जोड़ने से वो क्या बनती है, प्लूरल बनती है। जैसे बॉय का बॉयज हो गया, बॉयज सिंगुलर है, बॉयज क्या है, प्लूरल है। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है। फिजिक्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। तो हमने देखा इसमें एस जुड़ रहा है। अब तुम कहोगे ये नाउन है तो इसमें एस जुड़ रहा है तो ये प्लूरल है, नहीं, ये एक सब्जेक्ट का नाम है और किसी का भी नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये मैंने अभी बताया। तो ऐसी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें एस लगा होगा वो फिर भी क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। तो सिंगुलर या प्लूरल का जो कंसेप्ट आपको और क्लियर पता चलेगा वो नाउन वाले चैप्टर में पता चलेगा। तो ये हो गया सिंगुलर। जैसे ये हो गया मीजल्स, MEASLES, ये क्या है, एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है। तो ये बीमारी का नाम है तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। अब कुछ और सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बाद में पता चलेगा, वो हम नाउन चैप्टर में आपको बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। बताएंगे कि कब एस लगाते हैं सब्जेक्ट में और कब ईएस लगाते हैं, सॉरी वर्ब में लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर कब होगा ये मैंने अभी आपको बताया। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होगा ये भी अभी मैंने बताया आपको। तो अब ये बताया कि प्लूरल के साथ हम कुछ नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब में या तो एस जोड़ेंगे या फिर ईएस जोड़ेंगे। कब एस जोड़ना है कब ईएस जोड़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर जो वर्ब का जो शब्द है, जैसे मैंने कहा गो, इसके लास्ट में क्या है, ओ आया, और इसके सामने यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम जोड़ेंगे ईएस। यानी कि अगर वर्ब के लास्ट में, वर्ब के अंत में ओ वर्ड होगा, एस वर्ड होगा, डबल एस होगा, CH, SH, X या फिर Z, अगर ये वाले वर्ड आते हैं तो हम ज्वाइन करते हैं उसमें ES। और बाकी कोई से भी वर्ड आ जाए, जैसे हो गया वांट, WANT, इसके लास्ट में क्या है, टी इनमें से हमने कहीं पे भी नहीं लिखा है तो हम ES नहीं जोड़ के क्या जोड़ेंगे, सिर्फ S जोड़ेंगे इसमें वांट्स। जैसे हो गया कैच, कैच वर्ड हो गया CATCH। कैच में क्या है, CH आया। अभी मैंने बताया OX, Z, CH, SH, ये वाले S, डबल S, ये वाले अगर शब्द आए तो हम उसमें जोड़ते हैं ES। अब इसके लास्ट में क्या है, CH आया, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। तो ये बन गया कैचेस। तो आपको समझ आ गया होगा कि कब हमें S ज्वाइन करना है, कब ES ज्वाइन करना। और ये भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ज्वाइन करना है, नेगेटिव सेंटेंस में हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी नेगेटिव सेंटेंस में चलेंगे तब बताऊंगी। अभी मैं आपका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा, वह अपनी क्लास नहीं लेता है। वह अपनी कक्षा नहीं लेता है। अब आपको सबसे पहले डिफाइन ये पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। अब इसमें कोई कंटिन्यूटी दिख रही है कि ये काम कर रहा है, नहीं दिख रही। कोई काम
कंप्लीट होता हुआ पूर्ण रूप दिख रहा है, नहीं दिख रहा कि जो ये परफेक्ट बन जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं, सुबह से लेकर अब तक पढ़ रहा है या अब तक क्लास ले रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा, तो हमें पता चलेगा ये इंडेफिनिट है। और अभी इंडेफिनिट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की अभी मैंने रिकॉग्नाइज आपको कराया था कि ये वर्ड आ जाए ता है वगैरह, तो वो कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। अब इनको बनाते कैसे इंग्लिश में, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह जो सब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं वो कौन या किसने से करते हैं। मैंने बोला वह अपनी कक्षा नहीं लेता है, तो कौन कक्षा नहीं लेता है, वह नहीं लेता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह। वर्ब क्या हो गई, एक दो वर्ब होती है, एक होती है मैन वर्ब एंड एक होती है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब जो होती है वो होती है मैन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया जैसे कि मेन वर्ब के वो आगे लगेगी, इज आर इन वगैरह हो गया, वाज वर हो गया, हैज हैव हो गया, तो ये वाली जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। इज आर इन, वाज वर, हैज हैव, इनको हम हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आती है मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ आएंगी तो अगर मेन वर्ब के आगे लग रही है तो यानी कि वो उनको हेल्प करने का काम कर रही है, इसलिए इनका नाम पड़ गया हेल्पिंग वर्ब। तो अगर ये वाली वर्ब आएंगी तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। क्या होता है कभी कभी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम मेन वर्ब लगा देते हैं। अब मेन वर्ब कौन सी होती है, जिसमें हमारे हाथ पैर चलते हो, कोई ऐसा काम जो एक्शन वाला होता हो। एक्शन वाली जो वर्ब होती है वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। जैसे खाना पीना, ये कह रहा है क्लास लेना। अब जब हम क्लास लेते हैं, वैसे लेने की फॉर्म टेक भी होती है, लेकिन जब हम क्लास लेते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ब होती है अटेंड। ये जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे ना कि कौन से शब्द के लिए हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, जैसे बनाने के लिए बनाना, वैसे तो हम इसके लिए मेक वर्ड यूज करते हैं कि हम कुछ बना रहे थे, लेकिन अगर हम खाना बना रहे हैं, हमने बोला कि वह खाना बनाती है, तो हम खाने के लिए स्पेशल जो वर्ड यूज करते हैं वो कुक वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना जो है पकाना होता है। हम उसको हिंदी में बोल देते हैं कि वो बनाना या फिर वो पकाना होता है रियल में, तो उसके लिए हम जो वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे कुक। तो वैसे ही कुछ स्पेशल जो शब्द है उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ब है। तो क्लास लेने के लिए हम क्या करते हैं, अटेंड वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम क्लासेस को क्या कर देते हैं, अटेंड करते हैं। तो जो ये लेता है ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। ये हमें अफर्मेटिव बनाना है तो हमें नहीं काटना पड़ेगा, वह अपनी कक्षा लेता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब। उसके बाद क्या लेता है, जो क्या से आंसर आता है, यानी कि कौन या किसने से आंसर आएगा, वो तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। कौन या किसने से आंसर आएगा वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या से या फिर किसे से आंसर आएगा वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या लेता है, अपनी कक्षा लेता है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए लगाने के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही या शी। अगर लड़की है तो हम क्या लगाएंगे, सी। लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही। अब लेता है, लेती है होता तो हम शी लगाते हैं, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही। अब मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आ गया, उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। तो क्लास क्या करता है, वो अटेंड करता है, ही अटेंड। क्या अटेंड करता है, क्लास। ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं। अब हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब मैं आपको मेथड बता देती हूँ, अफर्मेटिव की मेथड क्या होती है रियल में। ये तो मैंने लिखवाया है कि सब्जेक्ट आता है, फिर आती है वर्ब फर्स्ट। और अभी मैंने आपको अलग से बताया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे, सिंगुलर। और अगर ये प्लूरल है तो ये एस या ईएस नहीं आएगा, केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एस या ईएस नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ईटीसी। ठीक है। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, ये सिंगुलर है या प्लूरल। अभी मैंने लिखवाया था ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो ही क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ही सिंगुलर हो गया तो हम क्या लगाएंगे, इसमें एस या ईएस की हमें जरूरत है, तो यानी कि ये वाली चीज हम लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर है तो या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। अब हम चेक करेंगे कि एस आएगा या फिर ईएस आएगा। तो अब इसके लास्ट में वर्ब क्लास में क्या है, डी आया है,
लगाएंगे, ना कि ईएस, क्योंकि ईएस कब लगाते हैं, जब वर्ब के लास्ट में ओ होगा, एसएच होगा, सीएच होगा, एक्स होगा, या फिर जेड होगा, या फिर एस होगा, या फिर डबल एस होगा। ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि अगर ये आएंगे तो हम ईएस यूज करेंगे, बाकी सबके साथ क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। तो सही कैसे बनेगा ये सेंटेंस, ही अटेंड्स क्लास, वो क्लास अटेंड करता है या फिर वो क्लास लेता है। हाँ, अब यहाँ पे एक और वर्ड आया अपनी क्लास, तो ही अटेंड्स हिज क्लास आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हिज कैसे आया कि अपने की इंग्लिश हिज कैसे हो गई, अब कब कौन से शब्द के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगती है, ये मैं आपको एक टेबल के जरिए बताऊंगी। अभी मैं आपको एक टेबल बताऊंगी कि कब हम अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कंप्लीट कर लेते हैं स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक एग्जाम्पल अब आप करके दिखाऊंगी हमें, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दोगे। तो हम सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, वह रोज जिम जाता है। नहीं, नेक्स्ट एक और लिखते हैं, मैं 2 भाषाएं जानता हूं। मैं 2 भाषाएं जानता हूं। तो ये कह रहा है कि मैं 2 भाषाएं जानता हूं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हो गया कौन जानता है, मैं जानता हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब ये बताओ वर्ब क्या है, वर्ब हो गई ताहूं, ये जो वर्ड जुड़े होते हैं तो वही क्या होती है, वर्ब होती है। तो ये हो गई वर्ब। अब सब्जेक्ट डिफाइन कर लिए, वर्ब डिफाइन कर लिए, 2 भाषाएं क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। ठीक है, अब आई लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये बताए। वर्ब क्या है, जानता हूँ, जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो, KNOW। इसको नो बोलते हैं, कि नो नहीं बोलते हैं, क्योंकि के साइलेंस होता है। तो हम क्या लगाएंगे, आई नो, क्या जानता है। अब क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए। आई नो व्हाट, 2 लैंग्वेजेस, LANGUAGES। आई नो 2 लैंग्वेजेस, मैं 2 लैंग्वेज जानता हूँ। अब हमें देखना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो हमने देखा, लेकिन क्या सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें एस जोड़ना पड़ेगा, ई जोड़ना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। अब बताओ जो आई है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अभी बताया ही, शी, इट, दिस, दैट, एंड किसी का भी नेम क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये जो आई, यू, वी, दे, दीज, दोज होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब बनती है, बिना एस या ई एस के, क्योंकि वर्ब में एस या ई एस लगाने से क्या बनता है, वो सिंगुलर बनती है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट बना है, आई नो 2 लैंग्वेजेस, मैं 2 लैंग्वेज जानता हूँ। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो अभी हमने 10th चैप्टर पढ़ा। 10th चैप्टर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हमने अफर्मेटिव देखा। अब चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव में क्या होता है कि आता तो वही है, सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अपने सामने एक हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या लेंगे, वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हेल्पिंग वर्ब में डू लेगा। क्या लेगा, डू लेगा। अब यहाँ पे 2 वर्ब बताते हैं, डज वर्ब बताते हैं। ठीक है, डू या डज, प्लस नॉट आएगी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हो। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बाकी जो है बाद में क्या आ जाएगा, एटसेट्रा, वो आ जाएगा। अब ये हमने कहाँ से लिया, क्यों लिया, देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों
बनाई हमने, इसमें एस या ईएस क्यों नहीं जोड़ा? देखो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज़ करेंगे डज का, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यूज़ करेंगे डू का, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसे सब्जेक्ट बी से प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे? डू का यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे हमने इसमें एस या यस क्यों नहीं जोड़ा। अफर्मेटिव में जोड़ा था क्योंकि जो ये हमने हेल्पिंग वर्ब ली है डू, इसमें इसके लास्ट में ओ आया है, ओ आया है तो हम क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ते हैं। अब जब हमने हेल्पिंग वर्ब में ही ईएस जोड़ दिया तो हम मेन वर्ब में ईएस नहीं लगाएंगे, तो इसलिए प्लूरल के साथ नहीं आता। प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है डू, और इसमें हमने ईएस जोड़ दिया तो सिंगुलर के साथ ये ईएस वाला आ जाएगा, प्लूरल के साथ ये आ जाएगा। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वैसे ही लगानी है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। हम आपस में बात नहीं करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है, तो यहाँ से हमें पता चला कि हाँ इंडेफिनिट का है, कोई कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा है जो कंटिन्यूस हो जाएगा, या फिर कोई कंप्लीट चीज़ की बात नहीं कर रहा है जो परफेक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसमें भी कौन सा है? नेगेटिव है, क्योंकि नहीं आया हुआ है। अभी हमें नेगेटिव के एग्जाम्पल ही देखने हैं, तो नेगेटिव के लिए, नहीं के लिए इंग्लिश क्या लगाते हैं? हम नॉट लगाते हैं। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट लगाया, तो कौन बात नहीं करते हैं? हम की इंग्लिश क्या हो गई? वी। उसके बाद क्या लगाना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में डू लगाएं या डज लगाएं, तो वी जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये देखना है। अभी मैंने बताया था कि ही, सी, इट, दिस, दैट ये सब सिंगुलर होते हैं, लेकिन आई, यू, वी, दे, दीज, दोज ये सब प्लूरल होते हैं। जो वी है वो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो वी डू, उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ ही क्या आ जाएगी? नॉट आ जाएगी। तो वी डू नॉट। अब उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? बात करना। ये पूरी वर्ब है, बात हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये वाला सेंटेंस, हम आपस में बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है वी, उसके बाद हमें ज़रूरत है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू या फिर डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाएंगे डू। सब्जेक्ट वी हमने देखा क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो हमने क्या लगा दिया? डू लगा दिया। तो वी डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। टॉक मीन्स क्या होता है? बात करना, TALK। ठीक है, तो वी डू नॉट टॉक। अब क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या नहीं करते हैं? बात करने की तो वर्ब आ गई, काम नहीं करते आपस में। आपस में करने की होती है ईच अदर या फिर एक दूसरे से, तो वी डू नॉट टॉक विद ईच अदर। तो क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? वी डू नॉट टॉक विद ईच अदर, कि हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर आया, उसमें स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगाएंगे। वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस जोड़ेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो नहीं जोड़ेंगे। एस कब लगाना है? ईएस कब लगाना है? अगर वर्ब के लास्ट में ओ, एस, एच, सी, एच, एक्स, एस, डबल एस ये वाले शब्द आते हैं तो हम जोड़ेंगे ईएस, बाकी सबके साथ लगाएंगे हम एस। तो ये था हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब आया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, कि नेगेटिव में कहता है नहीं हम वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, अलग से हेल्पिंग वर्ब रखेंगे एस या ईएस लगाने के लिए। तो उसने रखा डू वर्ब रखी, डू आ जाएगा प्लूरल के साथ, और उसने एस या ईएस जोड़ना है तो उसने ईएस जोड़ा, क्योंकि वर्ब में क्या है? ओ है। तो सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आ जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आ जाएगा। तो वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा जो भी बचेगा। तो हमारा इंटरोगेटिव तक बिल्कुल कंप्लीट है। अभी हम आपको इंटरोगेटिव कराएंगे, उसके बाद WH वर्ड कराएंगे, फिर चारों का मिक्सअप हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन से देंगे। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में मैंने आपको दो बताए हैं, एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है WH वर्ड टाइप।
यस या नो टाइप जो होता है उसमें स्टार्टिंग में क्या आता है, ये वर्ड आता है क्या, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल लेने से पहले हम आपको इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। सबसे पहले अगर कोई भी इंटरोगेटिव हो, स्ट्रक्चर को हम मेथड भी बोल देते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अभी बताइए, वो होती है डू या फिर डज। उसके बाद क्या आता है, तुरंत बाद उसके सब्जेक्ट आता है। अगर वो नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी जो भी बचेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये याद रखना, चाहे कोई सी भी टेंस का इंटरोगेटिव है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी। और कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज लगाते हैं, तो पहले आ गया डू या डज। उसके बाद आया सब्जेक्ट नॉट, अगर आएगी तो लगा देंगे, अगर नहीं उसमें नहीं होगा तो हम लगाएंगे सिंपल वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। अब आपने इसमें देखा होगा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि है हूँ आया है सिंपल। अब ये इज़ार का भी हो सकता है जो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो अब हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इससे पहले बता दो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट होता है इज आर एम का जो यूज होता है, यूज ऑफ इज आर एम, उसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सिंपल पास्ट बोलते हैं वर्स वर्ब वाले को, सिंपल पास्ट, वर्स या वर्ब। अभी बताऊंगी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दोनों समझ लें कि इसमें क्या होता है कि इन सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं आएगी। अब इनमें जो आएगा, इसमें आएगा है हूँ वो, इसमें आएगा था थी थे। ये हमारी क्वालिटी को बताएंगे या फिर हमारे वर्ग को बताएंगे कि हम हैं कैसे। जैसे कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट है ये उसकी क्या बताई, क्वालिटी बताई कि वो कैसा है। अब इसमें कहीं मेन वर्ब आई है, कोई एक्शन वर्ब आई है, इसमें कहीं एक्शन वर्ब नहीं आएगी। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में सिर्फ ये होगा कि इनमें एक्शन वर्ब नहीं आएगी। ये हमारी क्वालिटी बताएंगे, गुण बताएंगे, अच्छे हैं, बुरे हैं, होशियार हैं, कैसे हैं। तो या फिर हम गरीब हैं, अमीर हैं, हमारी क्लास को डिफाइन करेंगे ये। लेकिन इसमें कहीं में भी हमें मेन वर्ब नजर नहीं आएगी जो एक्शन वर्ब होती है। इसमें हमें कुछ हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, जैसे कि बात करना, याद करना, जो मेन वर्ब जो होती है। मेन वर्ब आपको वर्ब वाले चैप्टर में पता चल जाएगा कि कौन सी वर्ब होती है। तो इनमें बस ये याद रखना है कि इज़ारम सिंपल जब यूज होगा जब उसमें मेन वर्ब नहीं होगी। वैसे ही अगर सिंपल पास्ट बनाना है तो सिंपल पास्ट में वर्स वर्ब तब यूज होगा जब उसमें मेन वर्ब नहीं होगी। अब हमने देखा ये वाला सेंटेंस, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। अब इसमें देखा कि अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ता है, ती है, ते हैं, ये वाली चीजें आती है, लेकिन इसमें तो कहीं नहीं है, वो इसमें नहीं है। तो इसके बाद अब हमें देखना है हूँ वो तो आया है, ठीक है, ये तो हमने मान लिया। क्या इसमें कहीं पे मेन वर्ब भी नहीं आई है। सिंपल प्रेजेंट के लिए दो कंडीशन होते हैं, एक तो है हूँ तो देखना ही है, उसके साथ साथ ये भी देखना है क्या उसमें मेन वर्ब आई है या नहीं। अगर मेन वर्ब आई है, अगर मेन वर्ब आई है तो वो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर मेन वर्ब नहीं आई है तो वो बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट। मेन वर्ब में भी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रहा है, रही है, आ गया, वो तो कंटिन्यूटी ले जाएगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं है और सिंपल है हूँ आया है और वर्ब भी आई है, याद करना क्या हो गया, वर्ब। अगर हम वैसी कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो इंग्लिश होती है लर्न, याद करने की, लेकिन हम किसी को याद वैसे अगर जैसे कि किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए या फिर हम किसी पर्सन को याद कर रहे हैं तो होता है रिमेंबर। यानी कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड सीखने वाला, याद करने वाला हो तो लगाएंगे लर्न। अगर सिंपल सेंटेंस में याद करने वाला है तो लगाएंगे हम रिमेंबर। यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड कोई नहीं, हम किसी पर्सन को याद कर रहे हैं तो इंग्लिश क्या आएगी, रिमेंबर आएगी। और रिमेंबर क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है। अब हमें बनाना है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। ये तो पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कौन सा है, इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में बताया सबसे पहले क्या चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जो चाहिए हमें या तो चाहिए डू या फिर चाहिए डज।
अब देखते हैं हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू। अब सब्जेक्ट देखना है क्या है यहाँ पे, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, किसको याद नहीं है, इसको तुम्हें, तो तुम्हें हो गया वो क्या है, सब्जेक्ट। याद करने वाला कौन है, तुम, यानी कि तुम्हें, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और ये जो हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जो तुम्हें है वो किसको याद नहीं करता है, मैं, यानी कि मुझे। ये बोल सकते हैं क्या तुम्हें, ये बोलेंगे क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, तो ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट, और जो याद करना है वो क्या हो गई, वर्ब। अब बनाएंगे हम इसको। अब सब्जेक्ट जो है तो मेकिंग लिस्ट क्या होती है, यू होती है। यू जो होता है वो सिंगुलर या प्लूरल, अभी बताया था, तो ये होता है यू प्लूरल। प्लूरल होगा तो डू या फिर डस, तो हम लगाएंगे डू। डू लगाया हमने क्योंकि यू प्लूरल है। डू यू सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गई। अब इसमें नॉट नहीं आया है तो हम नॉट भी लगाएंगे, डू यू नॉट। अब क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब क्या है, रिमेंबर, डू यू नॉट रिमेंबर। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऐसे ही इसका कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ रखा हुआ है। डू यू नॉट रिमेंबर। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं। मेकिंग लिस्ट वैसे तो होती है आई, लेकिन आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे किसकी नीड है, हमें ऑब्जेक्ट की नीड है। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। तो डू यू नॉट रिमेंबर मी। या फिर हम इन शॉर्ट इसको बनाना चाहें तो हम इसको इम्परेटिव जैसे बनाते तो डोंट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो डोंट यू रिमेंबर मी, ये ऐसे भी बन जाएगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये मैं अभी एक टेबल बताऊंगी, ये WH वर्ड खत्म होने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसमें आपको अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है किस चीज़ का, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब चलते हैं WH वर्ड पे। इनको WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड भी बोल देते हैं, कि जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उसका भी आंसर हमें डिटेल में देना पड़ता है, यस या नो में नहीं देना पड़ता। यस या नो वाले जो थे वो मैंने अभी कराए, जिसके शुरू में क्या आता है। लेकिन WH वर्ड वाले में जो हमारे 11 WH वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड है पहले हम वो लिखेंगे। जैसे हो गया हु, हु मतलब क्या होता है, कौन या किसने। नेक्स्ट हो गया whom, किसको। what, WHAT, what मतलब ये होता है क्या। why, WHY, why क्यों। where, WHERE, where कहाँ। ये 11 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट हो गया when, WHEN, when होता है कब। how, HOW, how मतलब होता है कैसे। नेक्स्ट which, WHICH, which मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी। जैसे which book, which car, कौन सा या फिर कौन सी। नेक्स्ट हो गया whose, 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 किसका या फिर किसकी। सिक्स नंबर, 7 नंबर, 8, 9 एंड 10 और 11 हो गए। एक होता है हाउ मैनी, नेक्स्ट वन इज हाउ मच। इसकी भी जो हिंदी होती है इसकी भी कितना कितनी होता है, और जो हाउ मच होती है उसकी भी हिंदी होती है कितना या फिर कितनी। अब कब हाउ मैनी लगानी है, कब हाउ मच लगाना है, ये मैं बताऊंगी। अब मैंने WH वर्ड में बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम WH वर्ड पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के बीच में ये जो 11 वर्ड मैंने लिखवाया है ये आते हैं। जैसे वह क्या खाता है, वह कहाँ जाता है, यह किसकी पुस्तक है। नेक्स्ट
वह यहाँ से कब गया, etc। तो ये वाले जो वर्ड होते हैं 11 वर्ड वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। अब ये जो दो वर्ड है इनका जो हिंदी में नहीं है वो दोनों का सेम है। कब हाउ मेनी लगाना है, कब हाउ मच लगाना है, अब मैं ये बताऊंगी आपको, क्योंकि दोनों का मतलब होता है कितना या फिर कितनी। हाउ मैनी और यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच। जो हाउ मैनी होता है वो आता है काउंटेबल वाली चीज़ों के लिए। काउंटेबल मतलब जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, गिनी जाने वाली चीज़ों के साथ। गिनी जाने वाली थिंग्स के साथ हम लगाते हैं हाउ मैनी। अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते उनके साथ लगाते हैं हम हाउ मच। गिन नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उसके साथ लगाएंगे हाउ मैनी, जिनको नहीं गिन सकते उनके साथ लगाएंगे हाउ मच। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ गिनने वाली है कौन सी नहीं, और कौन सी चीज़ चेक करनी है? इनके शब्द के तुरंत बाद जो आएगा, जैसे इनकी इंग्लिश होती है कितना कितनी। मैंने कहा उसने कितना दूध पिया, तो कितना के बाद कौन सी नाउन आई, दूध आया, कितना दूध। इसके तुरंत बाद जो शब्द आएगा ना वही हमें देख रहे हैं कि हम उसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। अब मिल्क है, वो कैसा है, अनकाउंटेबल है, उसको गिन नहीं सकते तो उसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे, हाउ मच आ जाएगा इस पूरे की इंग्लिश। तो हाउ मच मिल्क। एक एग्जाम्पल हमने देखा कि वह कितनी पुस्तक लेगा, तो कितनी पुस्तक या फिर कितनी किताब। अब किताबों को हम गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल है तो हम क्या लगाएंगे इसकी इंग्लिश, हाउ मैनी। इसके पुस्तक के लिए आ जाएगा बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। तो आपको समझ आ गया होगा कि कब हाउ मैनी लगाना है, कब हाउ मच लगाना है। और जो बाकी WH वर्ड थे उन सबकी मैंने आपको हिंदी बता दी। अब लेते हैं WH वर्ड का एग्जाम्पल। ऐसे ठंडे मौसम में कौन पढ़ाता है, ऐसे ठंडे मौसम में कौन पढ़ाता है। हमने सेंटेंस लिखा है ऐसे ठंडे मौसम में कौन पढ़ाता है, तो हम सभी लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। एक चीज़ मैं बता दूँ, WH वर्ड में जो हु होता है, कौन की इंग्लिश होती है हु, यही हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि मैंने सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम जो सब्जेक्ट ढूंढते हैं वो कौन या फिर किसने से ढूंढते हैं। अब इसमें हम खुद ही पूछ रहे हैं कि कौन पढ़ाता है, तो हमें सब्जेक्ट पता है, नहीं पता, तो हम हु को ही क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। तो हु को सब्जेक्ट माना तो हु को हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, स्टार्टिंग में। यही WH वर्ड है और इसका स्ट्रक्चर हम पहले देखेंगे WH वर्ड का। यहाँ पे लिख, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल इंटेरोगेटिव की जैसा ही है। बस जो ये वर्ड आते हैं ना, WH वर्ड जो 11 मैंने लिखवाए हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं। ये आया सबसे पहले WH वर्ड। उसके बाद इंटरोगेटिव में जो था कि तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डू या डज। WH वर्ड आया, डू या डज आया, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अगर नॉट आया है तो लगाएंगे, सॉरी नहीं आया है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे नॉट।
डब्ल्यू एच वर्ड डू एज सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब में वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, नेगेटिव से लेकर डब्ल्यू एच वर्ड तक। केवल क्या था कि हमने अफर्मेटिव में एस आई एस जोड़ा था, अब इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि हमने ये सब चीज हेल्पिंग वर्ब के साथ कर लिया, तो इसलिए वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड डू एज सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट ईटीसी। पेपर में जो आपको मिस्टेक देगा वो यही वाली देगा स्ट्रक्चर में, कि यहाँ पे या तो प्लूरल के साथ डज लगा कर दे देगा और सिंगुलर के साथ डू, ये वाली मिस्टेक करेगा। एक दूसरी मिस्टेक क्या करेगा कि डू या डज में डब्ल्यू एच वर्ड है, उसमें मैंने बताया कि वर्ब फर्स्ट आती है, उसके साथ हम कोई एस आई एस नहीं लगाएंगे, वो उसमें भी एस आई एस लगा कर दे देगा वर्ब की फॉर्म में, तो ये वाली मिस्टेक होती है। अब हमें स्ट्रक्चर हमें पता चल रहा है सारा, तो अब मैं आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के दूंगी, तो आपको उसमें मिस्टेक देखने की कौन से पार्ट में मिस्टेक है। अब हम इसको बनाएंगे। इसमें कहा है कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाओ। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है हमारा, हु है, तो वो हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। और मैंने बताया जो हु है वो क्या किसका काम भी करता है, वो सब्जेक्ट का काम भी करता है। तो अब सब्जेक्ट आ गया है, तो हु वाले सेंटेंस को जो हम बनाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड में, वो बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, ना कि कैसे डब्ल्यू एच वर्ड की तरह। डब्ल्यू एच वर्ड का मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी, जो वॉट या फिर विच इस वाले से होगा, जिनको हम सिंपली डब्ल्यू एच वर्ड की ही तरह बनाते हैं। लेकिन जो कौन वाले जो एग्जांपल होते हैं हु वाले, उनको हम अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। क्यों बनाते हैं अफर्मेटिव की तरह, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पूछ रहे ही होते हैं लेकिन उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, फिर तो वही क्या करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब जब सब्जेक्ट यहाँ से आ गया तो हम इससे आगे तो चलेंगे, इससे पीछे थोड़ी ना जाएंगे, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया हु। सब्जेक्ट के बाद क्या करता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कहता है हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच होती है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे वर्ब लगा दी TEACH। तो हु टीच सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है कि क्या पढ़ाता है, ये नहीं बताया इंग्लिश हिंदी क्या पढ़ाते हैं, तो ये नहीं बताया, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जो बाकी का बच गया, जो ये होते ना छत पर, खेत पर, कमरे में, जो ये वाली जो ETC, जो इनको हम एटसेट्रा भी बोल सकते हैं, ये सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में लगते हैं। तो हु टीच इन सच अ कोल्ड वेदर। अब देखना है कि हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर तो बनाया, तो क्या ये सही बनाया है। अब जो ये हु है, ये सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, अब हमें ये भी देखना है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये बहुत मैटर करता है। जो हु है हम पूछ रहे हैं किसने, सॉरी कौन पढ़ाता है। अब कौन पढ़ाता है, अब हमें ये तो पता नहीं कि एक है वो या ज्यादा है, तो हम ऐसे चीजों में सिंगुलर ही मान कर चलते हैं। जो हु होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, या तो एस जोड़ेंगे या फिर ES जोड़ेंगे। अब वर्ब में हमें देखना है कि वर्ब के अकॉर्डिंग कि हम एस लगाएं या ES लगाएं। मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताया कि O आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, XS अब मैंने आपको कम से कम 3 से 4 बार बताया है, तो ये वाले जो वर्ड है आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए। तो यहाँ पे आया है CH आया है, तो CH आया तो क्या लगाएंगे हम, ES लगाएं, तो क्या बन जाएगा, हु टीचेस इन सच अ कोल्ड वेदर। अब आपको हु वाला एग्जांपल बिल्कुल समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल यहीं से आते हैं, जो WH वर्ड के होते हैं हु से ही। अब हम कोई और WH वर्ड का एग्जांपल लेते हैं। हु वाला आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा कि हु वाले को हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें हमें सब्जेक्ट डिटरमाइन नहीं होता है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगा देंगे हु, तो उसके बाद हमें बाकी का अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से लेकर चलना होता है। और अगर उसमें नॉट आई हुई है तो हम उसे नेगेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, सब्जेक्ट डू एज नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगाकर। अब चलते हैं कोई और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तुम्हें कौन सी किताब की जरूरत है, तुम्हें कौन सी किताब की जरूरत है। अब यहाँ पे कौन सी आया है, कौन सी की इंग्लिश अभी मैंने बताई थी, वो क्या होती है, विच, WHICH। अब ये जो विच है ये क्या है, WH वर्ड है, यानी कि ये जो सेंटेंस हो वो किसका हुआ, WH वर्ड का हुआ। अब तुमने फिर से देखा होगा यहाँ पे ता है, ती है नहीं आया है, तो यहाँ पे केवल है आया है। अब हमें देखना है कि कहीं ये सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है,
तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब आई है। इस आरएम वाले में मेन वर्ब नहीं आती। इसमें मेन वर्ब क्या है, जरूरत। जरूरत की इंग्लिश क्या होती है, नीड। अब ये नीड क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है ये। तो अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या चाहिए स्ट्रक्चर में, WH वर्ड चाहिए। तो WH वर्ड क्या है इसमें, विच। अब मैं एक और बात बता दूं, जी ये वाले होते हैं कौन सी पुस्तक, कौन सी, तो ये नाउन जो इनके साथ आई है ना, ये वाली जो वर्ड है ये इनके साथ ही हम लगा देते, तो आ जाएगा विच बुक। जैसे हाउ मैनी, हाउ मच वाले ने बताया था कि जैसे हाउ मच वाटर, तो एक साथ आते हैं ये नाउन, उसके साथ ही लगाते हैं। वैसे ही कौन सी किताब, ऐसे ये वाली चीज में भी हम नाउन एक साथ लगा देते हैं। तो सब जो हमारा WH वर्ड है वो आ गया विच बुक। WH वर्ड के बाद क्या बताया उसमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, डू या डज। अब किताब एक है या ज्यादा है, किताबें होती तो प्लूरल होता, किताब एक है तो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो डू या डज, तो सिंगुलर के साथ क्या बताया था, SAES वाला होता है, तो ये कौन सा है, डज आ जाएगा। विच बुक डज, WH वर्ड आया, डू या डज आया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो कौन है जरूरत, तो मैं, तो विच बुक डज यू, सॉरी यहाँ पे ना जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जो सब्जेक्ट है ना वो यू है। हमें यहाँ पे ना, हाँ ये चीज आपको याद रखनी होगी कि WH वर्ड के बाद जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, ना कि हमें पहली वाली नाउन या WH वर्ड के अकॉर्डिंग। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है, और यू क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हम ES ना लगाकर, डज ना लगा कर क्या लगाएंगे, केवल डू। विच बुक डू यू नीड। अब चाहिए हमें वर्ब। तो सबसे पहले WH वर्ड आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, डू या डज, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और कुछ चीज है ही नहीं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट जो था हमने नाउन के रूप में वो पहले ही ले लिया। तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, विच बुक डू यू नीड। अब आपको समझ में आ गया वो WH वर्ड का हु वाला कंसेप्ट भी, और जो बाकी के WH वर्ड है वो भी। इसके बाद मैं आपको एक टेबल और करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये प्रीवियस एग्जाम्पल और देती हूँ, सारे मिक्स। अब वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश, आपको पहचानना पड़ेगा कि उसमें क्या आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, when he goes on a business trip, पहला सेंटेंस ये जो कि CPO का क्वेश्चन है 2020 का। नेक्स्ट सेकेंड, ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी तक आपको बताया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंटरोगेटिव, WH वर्ड, यही चारों के बेस पे जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है उसी के बेस पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब आपको इनमें मिस्टेक देखने की कहाँ पे मिस्टेक है। सेकेंड एग्जाम्पल है द बोटल does not slip with my hand. And next example है third, does you have a pen. Next fourth example, when does Raj eats bread and butter
बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब आपको इन चारों सेंटेंस में मिस्टेक बतानी है कि कौन से पार्ट में एरर है, या फिर इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप। सेकंड हो जाएगा, नहीं यहाँ तक कर लेते हैं, व्हेन ही गोज ए पार्ट, बी हो जाएगा ऑन ए बिजनेस ट्रिप, थर्ड ये पूरा हो जाएगा ये वाला, एंड फोर्थ में हो जाएगा नो एरर। वैसे ही इसमें ये बोटल हो गया फर्स्ट पार्ट, डज नॉट स्लिप हो गया बी पार्ट, सी पार्ट हो गया ये वाला विद माई हैंड, एंड डी पार्ट में आ जाएगा नो एरर। ये हो गया डी पार्ट। थर्ड वाले में बताना है आपको, इसमें आप सिंपली मिस्टेक ही बता दिए, डज यू हैव ए पेन, एंड इसको डिवाइड कर लेते हैं। ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये वाला हो गया, एंड सी पार्ट गोइंग टू स्कूल तक, एंड डी पार्ट हो जाएगा नो एरर। तो हम देखेंगे कौन से पार्ट में कौन सी एरर है। हमने देखा व्हेन WH वर्ड आया है, सर व्हेन ही गोज ऑन ए बिजनेस ट्रिप। एक बात और बता दूं यहाँ पे कि अगर WH वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है तो ही वो WH वर्ड है। अब बाकी जो ये मैंने 11 शब्द आपको बताए ये कंजक्शन का भी काम करते हैं, यानी कि सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो यानी कि जब तक कि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना आ जाए, ये शुरू में आए और इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना आ जाए और पीछे क्वेश्चन मार्क ना लग जाए, तब तक ये इंटरोगेटिव नहीं होते हैं। तो हमने देखा क्या व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई है? नहीं आई है। इसका मतलब है किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है, और ना ही यहाँ पे कहीं लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। तो ये कैसा हुआ? ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही हुआ, ये WH वर्ड का नहीं हुआ। तो सिंपली अब हमें कंजक्शन नहीं पढ़ा तो हम इसको देखेंगे नहीं, ठीक है। ये आ गया व्हेन, तो ये कब की जगह किसका काम करेगा? जब का काम करेगा। तो व्हेन ही गोज ऑन ए बिजनेस ट्रिप, जब वो बिजनेस ट्रिप पर जाता है, ही यूजुअली टेक हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को साथ ले जाता है। अब हमने देखा, अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे चलना है। ही देखा, ही सिंगुलर है तो इसने एस या येस लगाया क्योंकि अफर्मेटिव बिल्कुल सही किया। सब्जेक्ट है और वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। ऑन अ बिजनेस ट्रिप, वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया, बिल्कुल सही है। ही सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अब हमने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर, लेकिन इसने वर्ब में क्या नहीं लगाया है? एस या येस नहीं लगाए। सब्जेक्ट तो सिंगुलर, लेकिन इसने वर्ब को क्या कर दिया है? प्लूरल कर दिया, क्योंकि बिना एस या येस की वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। तो यहाँ पे हमारे BC पार्ट में एरर है, क्योंकि ही यूजुअली टेक हिज वाइफ, ये कौन से पार्ट में आया हुआ है? ये सी पार्ट में आया हुआ है। तो टेक की जगह क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा। तो इसके कौन से पार्ट में एरर निकली? सी पार्ट में एरर निकली। यहाँ पे व्हेन जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आई है। ऑन अ बिजनेस ट्रिप पर वो गए हैं, वो कह रहा है कि ही वह है। अब ही के तुरंत बाद हमने क्या चेक करी? वर्ब चेक करी, क्या जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। अब यहाँ पे ये गलत लगाई हुई थी इसने, तो हमने इसको करेक्ट कर दिया। अब आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपल देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे एरर है सी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। द बोटल, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। डज नॉट स्लिप विद माई हैंड, कि जो बोतल है वो मेरे हाथ से नहीं फिसलती है। नेगेटिव है। नेगेटिव जब डू या डज देखते हैं हम पहचान गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया? सब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब तुरंत चेक करो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आई है या नहीं। तो बोतल क्या है? एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आई है? सिंगुलर है, क्योंकि बोटल्स होता तो प्लूरल होता, तो हम यहाँ पे डू लगाते। अब तो ये बिल्कुल सही है, इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं, सब्जेक्ट सही है, हेल्पिंग वर्ब सही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या बताई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसने देखो कौन सी फॉर्म लगाई हुई? स्लिप्ड। ईडी जोड़े तो ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म में आनी कौन सी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो क्या होगा इसका? द बोटल डज नॉट स्लिप, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी SLIP। तो कौन से पार्ट में एरर निकली? बी पार्ट में एरर निकली। तो हो जाएगा द बोटल डज नॉट स्लिप विद माई हैंड। तो इसमें भी एरर है, यानी कि सेकंड पार्ट इसके बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको याद रखना है नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। यानी कि नेगेटिव से लेकर इंटरोगेटिव में, WH वर्ड में, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। बाकी उसमें अफर्मेटिव में लगती है एस या ES, सिंगुलर के साथ लगेगी, प्लूरल के साथ नहीं लगेगी। यहाँ पे भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो ये बिल्कुल सही होते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आएगी।
नेक्स्ट चलते हैं। हमने देखा डू या डज अगर शुरू में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आते तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव आया, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या ये वर्ब जो लगी हुई है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सही लगी हुई है या गलत लगी हुई है। सब्जेक्ट देखा क्या है? यू है, लेकिन यू तो प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ क्या बताया था? डू या फिर डज? डू बताया था, क्योंकि एस प्लूरल के साथ नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। तो डू यू हैव ए पेन? क्या तुम एक पेन रखते हो? तो यहाँ पे आ जाएगा डू, तो इस वाले पार्ट में एरर है, ये हमने पार्ट में डिवाइड नहीं किया, डज की जगह बस डू आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। When does Raj eats bread and butter before going to school? यहाँ पे भी अब ये देखो इसमें क्वेश्चन मार्क आया है, when शुरू में आया है और उसके बाद भी तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। इसका मतलब ये कैसा हुआ? इंटरोगेटिव या कंजक्शन? इंटरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आते ही वो कैसा बन जाएगा? इंटरोगेटिव। और इस WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आने पर भी ये कैसा बनेगा? इंटरोगेटिव। तो समझ आ गया इंटरोगेटिव। चेक करते हैं। WH वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राज क्या एक नाम है? नाम क्या बताया था? सिंगुलर बताया था। सिंगुलर बताया तो डज आएगा या फिर डू आएगा? तो क्या आएगा? डज आएगा। ये बिल्कुल सही है। तो व्हेन डज राज। अब जब WH वर्ड इसके हेल्पिंग वर्ब में एस या एस लग गया तो क्या मेन वर्ब में लगाएंगे एस या एस? नहीं लगाएंगे। तो इसने यही मिस्टेक दी हुई है, किस में लगा दिया? एस, किस में लगा दिया? ईट्स में। तो क्या आएगा? केवल ईट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नेगेटिव से लेकर इंटरोगेटिव WH वर्ड सब में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम जो डू वर्ड है उसी में ईएस जोड़ देते हैं, डज बना देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो व्हेन डज राज ईट ब्रेड एंड बटर बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे प्रपोजिशन क्या है? बिफोर। बिफोर, आफ्टर, ऑन, अपॉन, ये प्रपोजिशन होते हैं। तो प्रपोजिशन के बाद आपने देखा कि गो क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। अब मैंने बताया था यदि हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते तो वो क्या बन जाता है? वो जीरेंड बन जाता है। और जीरेंड किसका काम करता है? नाउन या प्रोनाउन का? नाउन प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब प्रपोजिशन के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल सही है। तो बाकी किसी पार्ट में एरर नहीं है, सिर्फ इसी पार्ट में एरर था। तो आपको ये चारों क्वेश्चन होप्स हो कि समझ आए होंगे बहुत अच्छे से। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा चारों एग्जाम्पल जो कि प्रीवियस पेपर के थे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप किसी के भी फ़ोन में सब्सक्राइब करवा रहे हो जो लोग नहीं देखते। जिनको इसकी ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को आप शेयर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।